हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम जिस इक्विपमेंट या जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी समय से यूज़ में आ रहा है, लेकिन अभी भी ये इक्विपमेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही कम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। इस इक्विपमेंट का नाम है आइसोलेटर। आज की इस वीडियो में हम आइसोलेटर के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, जिससे कि आपको आइसोलेटर से जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से मिल सके और आप आइसोलेटर के बारे में अच्छे से जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें और इसमें भी स्पेशली अगर हम स्टेराइल फार्मूलेशन की बात करते हैं, तो स्टेराइल फार्मूलेशन में कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना या प्रोडक्ट को कंटेमिनेशन फ्री रखना या कंटेमिनेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइसोलेटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कि कंट्रोल्ड स्पेस होता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को, प्रोसेस को और वर्कर को हम सेफ और कंटेमिनेशन फ्री रख सकते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, आइसोलेटर यानी कि आइसोलेट करने वाला इक्विपमेंट या आइसोलेट करने वाली टेक्नोलॉजी। तो आइसोलेटर बेसिकली इसी नाम के हिसाब से काम करता है और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है कंटेमिनेशन से बचा रहता है, कंटेमिनेशन फ्री रहता है। अब हम जान लेते हैं आइसोलेटर की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि आइसोलेटर बहुत काफ़ी लंबे समय से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ में आ रहा है। तो अगर हम आइसोलेटर की शुरुआत की बात करें तो इसकी अर्ली शुरुआत जो ये 1960s में हुई है। तब आइसोलेटर का कंसेप्ट स्टेराइल फिलिंग में इमर्ज हुआ था। इसका जो जब इसका इंट्रोडक्शन किया गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उस टाइम के जो आइसोलेटर होते थे वो ग्लो बॉक्स टाइप के होते थे, और जिससे कि उसमें और कंटेमिनेंट सिस्टम को लगा करके कंटेमिनेशन को कंट्रोल किया जाता था। इस तरह के आइसोलेटर जो है प्राइमरीली रेडियो फार्मास्यूटिकल और उससे भी अधिक हाई रिस्क एप्लीकेशन में यूज किए जाते थे। उसके बाद में 1970s 80s में इसमें कुछ डेवलपमेंट आए और इस तरह के आइसोलेटर जो है स्टेराइल फिलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए एडवांस मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज करके माइक्रोबियल को कंटामिनेशन किया गया, जिससे कि इनका जो है डेवलपमेंट हो गया और आइसोलेटर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन के साथ में आने लगे, जिससे कि इसमें ग्लो पोर्ट, हाफ सूट और ट्रांसफर हैचेस का यूज होने लगा। जैसे जैसे साल बीतते गए आइसोलेटर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट आते गए। अब वैसी इस तरह से हम बात करें तो 1990s जब आ गया तो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आने लग गए और आइसोलेटर्स में स्टेनलेस स्टील, ग्लास और बहुत ही डेवलप टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी, जिससे कि ये बहुत ही इफ़िशिएंट और रिलायबल हो गए डिकंटेमिनेशन सिस्टम के रूप में यूज़ करने जाने में। उसी प्रकार से सन 2000 में एक बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ टुवर्ड द यूज ऑफ आइसोलेटर इन स्टेराइल फिलिंग, जिससे कि एक अहम रोल जो निभाया है यूएसएफडीए की गाइडलाइन ने निभाया है। और 2000 में यूएसएफडीए की गाइडलाइन आ गई जो कि स्टेराइल ड्रग के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, उस प्रकार से आइसोलेटर की गाइडलाइन 2000 में आ गई। प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो आज के जो आइसोलेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेराइल फिलिंग एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। उसमें भी इंजेक्टेबल ड्रग प्रोडक्शन में, वैक्सीन के प्रोडक्शन में और बायोलॉजिकल्स ड्रग के प्रोडक्शन में आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है। आजकल के जो मॉडर्न आइसोलेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस डिज़ाइन होती है, उनका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। आजकल आइसोलेटर में रोबोटिक्स आर्म, ऑटोमेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंक्लूड किए जा चुके हैं। अगर हम आइसोलेटर की कुछ नोटेबल माइलस्टोन की बात करें तो वो स्टेराइल फिलिंग में बहुत सारे नोटेबल माइलस्टोन है जो जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सन 2000 में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हुआ जब यूएसएफडीए ने अपनी गाइडलाइन आइसोलेटर के यूज़ के बारे में या स्टेराइल प्रोसेसिंग में आइसोलेटर के यूज़ को एम्फेसाइज किया गया, और जिससे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आइसोलेटर के यूज़ को इम्पोर्टेंस मिला। उसी प्रकार सन 2004 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यानी कि आईएसपी ने भी अपनी बेसलाइन गाइडलाइन जो है आइसोलेटर के बारे में पब्लिश करी, जिसमें कि आइसोलेटर का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। इसी प्रकार सन 2011 में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी यानी कि ईमा ने भी अपनी गाइडलाइंस को पब्लिश किया, जिसमें कि
आइसोलेटर के यूज़ के कैसे होना चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में ईमा ने भी अपनी गाइडलाइन को पब्लिश किया। अब समझते हैं कि आखिर ये आइसोलेटर टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो बेसिकली आइसोलेटर जो है एक क्लोज बॉक्स होता है जो कि एक क्लीन और जर्म फ्री या माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री स्पेस क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट होती है। इस सेपरेशन के लिए आइसोलेटर में फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ क्लीनिंग मेथड का यूज़ किया जाता है जो कि कंटेमिनेशन को स्टॉप करती है या प्रोडक्ट या प्रोसेस में कंटेमिनेशन को होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आइसोलेटर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। इसमें एक एमटीसी कार्ट के लिए या मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए स्पेस होता है। इसमें किस प्रकार से सेल्फ डिकंटामिनेशन के लिए H2O2 का पोर्ट दिया होता है, किस प्रकार से इसमें एक R2P पोर्ट होता है। आइसोलेटर में ग्लो पोर्ट की इंटीग्रिटी करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। किस प्रकार से आइसोलेटर खुद का डिकंटामिनेशन करता है। आइसोलेटर में हाई पोटेंट फिल्टर होते हैं जो कि एक हाई डिफरेंशियल प्रेशर या डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से आइसोलेटर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे कि ये अपने आप को इन्वायरमेंट से डिफरेंशिएट करता है या सेपरेट करता है, आइसोलेट करता है और हमारे प्रोडक्ट को स्टेराइल या जर्म फ्री या कंटेमिनेशन फ्री करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि आइसोलेटर टेक्नोलॉजी का इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग में क्या पर्पस क्या होता है या रोल क्या होता है। तो आइसोलेटर जो होते हैं वो एयर को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखते हैं जो कि ग्रेड ए या ISO क्लास 5 एयर की क्वालिटी के को मीट करता है, जो कि स्टाइल फिलिंग प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइसोलेटर इंश्योर करते हैं कि आइसोलेटर का जो एनवायरनमेंट हो वो हाई लेवल का क्लीनिनेस और सेफ्टी को मेंटेन करे, जिससे कि जो प्रोसेस हमारी होती है वो रिस्क फ्री रहे और हमारा जो स्टेरल प्रोडक्ट है वो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। अब हम बात करते हैं आइसोलेटर को यूज़ करने से या आइसोलेटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से होने वाले एडवांटेजेस या फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है बेटर स्टेबिलिटी। आइसोलेटर का यूज़ करने से हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है जो कि पीपल या पर्सन के द्वारा होता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है स्मॉलर क्लीन रूम्स, यानी अगर हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े क्लीन रूम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि हमारा जो काम है वो बहुत कम हो जाता है और हम बहुत कम स्पेस में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। आइसोलेटर का यूज़ करने से ऑपरेटर की जो है सेफ्टी इन्हांस हो जाती है, क्योंकि ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है जिससे कि ऑपरेटर को हैजार्डस मटेरियल से होने वाले नुकसान से बचने में सहायता मिलती है। आइसोलेटर के यूज़ से प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि ये इससे प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट में एक्सपोजर बहुत मिनिमाइज हो जाता है, जिससे कि पर्सनल से या इन्वायरमेंट से होने वाले कंटामिनेशन को रोकने में बहुत अधिक हेल्प या सहायता मिलती है। आइसोलेटर के यूज़ से हमारा क्लीनिंग और डिकंटेमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, क्योंकि हम आइसोलेटर में क्लीनिंग और डिकंटेमिनेशन के लिए वेपोराइज हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आइसोलेटर के यूज़ से हमें रेगुलेटरी में इन्वायरमेंट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि आइसोलेटर के यूज़ से हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन असेप्टिक प्रोसेसिंग में होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को हमें मीट करने में सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं की पैरामीटर जो कि आइसोलेटर टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो की पैरामीटर है वो है इन्वायरमेंट कंट्रोल। आइसोलेटर का यूज़ करने से हमें ये इंश्योर हो जाता है कि हमारा आइसोलेटर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो ISO क्लास 5 या ग्रेड ए को मीट कर रहा है। दूसरा जो इसका की पैरामीटर है वो है एयर फ्लो डायनामिक्स। आइसोलेटर के अंदर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो मिलता है, जिससे कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तीसरा जो इसका की पैरामीटर है वो स्टरलाइजेशन एंड डिकंटेमिनेशन है। आइसोलेटर का फुल इक्विपमेंट का स्टरलाइजेशन या डिकंटेमिनेशन
VHP प्रोसेस के द्वारा होता है, जिससे कि डिकंटामिनेशन का अश्योरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है या जो पैरामीटर है, की पैरामीटर है, वो है प्रेशर डिफरेंशियल। तो आइसोलेटर के अंदर क्योंकि यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो कि सिस्टम के अंदर या असेप्टिक प्रोसेसिंग या स्टरल प्रोसेसिंग के दौरान कंटेमिनेशन को इंग्रेस होने से या कंटेमिनेशन को प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने से या प्रोडक्ट में आने से रोकता है। मटेरियल ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर सिस्टम या आरटीपीस या एयरलॉक ये इंश्योर करते हैं कि जो मटेरियल आइसोलेटर में ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेराइल हो। मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोलेटर में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जिससे कि हमारा एनवीपीसी या पार्टिकल सिस्टम और वायबल और नॉन वायबल दोनों प्रकार के जो पार्टिकल्स है वो हम इसमें मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूसली। आइसोलेटर में अगर हम ऑटोमेशन और प्रोसेस कंट्रोल की बात करें, तो आजकल के जो आइसोलेटर या मॉडर्न आइसोलेटर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड होते हैं, जिससे कि ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ ये हमारे प्रोसेस की रिलायबिलिटी को इन्हांस करते हैं या बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी ऑटोमेटेड जो कंट्रोल्ड आइसोलेटर होते हैं उनकी क्लीनिंग और मॉनिटरिंग हमारे जो कंटेमिनेशन के रिस्क को रिड्यूस करती है। जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में बताया है कि आइसोलेटर के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस अभी आ गई है, तो हम अभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइन जो हम बात करने वाले हैं वो है EU GMP Annex 1। तो EU GMP Annex 1 के हिसाब से आइसोलेटर के डिज़ाइन के बारे में, उसके वैलिडेशन के बारे में और उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के बारे में जो रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आइसोलेटर के अंदर असेप्टिक कंडीशन मेंटेन हो सके जब आइसोलेटर में हम स्टेराइल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें या स्टेराइल प्रोसेसिंग करें। तो इन सभी के बारे में EU GMP Annex 1 में रिक्वायरमेंट डिटेल में आउटलाइन की गई है या दी गई है। इसी प्रकार से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो FDA और ISO है, तो ISO और US FDA की गाइडलाइन में भी आइसोलेटर के गाइडेंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से असेप्टिक प्रोसेसिंग में आइसोलेटर का डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से उसका वैलिडेशन होना चाहिए। आइसोलेटर के बारे में पिक्स की गाइडलाइन भी अवेलेबल है। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम या जिसे हम पिक्स के नाम से भी जानती है, उसमें भी आइसोलेटर के बारे में एडिशनल गाइडेंस दिया हुआ है, जो कि विस्तार से बताता है कि किस प्रकार से आइसोलेटर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका वैलिडेशन होना चाहिए। और पिक्स जो है अलाइनमेंट करती है EU GMP के गाइडलाइन के बारे में और बहुत सारी डिटेल जो है प्रोसीजर पिक्स की गाइडलाइन में दी गई है। आइसोलेटर का उपयोग स्टेराइल प्रोसेसिंग में किया जाता है, इसीलिए आइसोलेटर की स्टेरिल टेस्टिंग और उसका वैलिडेशन होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आइसोलेटर को रिगरस वैलिडेशन और माइक्रोबियल चैलेंज टेस्ट से गुजारा जाना चाहिए। साथ ही साथ आइसोलेटर का उपयोग करके मीडिया फिल का किया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें ये इंश्योर हो सके कि आइसोलेटर का उपयोग करके हमने जो स्टेराइल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है वो स्टेराइल है और कंटेमिनेशन फ्री है। अब अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, तो आइसोलेटर जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही रिलायबल प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम स्टेराइल या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी को अचीव कर सके और श्योरली हम ये कह सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर किया गया है उसका स्टेरिलिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही कंटेमिनेशन का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है और ये जो है आइसोलेटर टेक्नोलॉजी हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बहुत अच्छी तरीके से मीट करता है और हमारा जो प्रोडक्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ में प्रोड्यूस होता है। व्यूवर्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।